समतल या प्लेन का अगला जो फॉर्म है वो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल या अभिलंब रूप। तो अभी तक हमने एक बिंदु रूप देख लिया, तीन बिंदु रूप देख लिए, अंतःखंड इंटरसेप्ट फॉर्म देख लिया। अब हम देख रहे हैं नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए, इसमें 3D में डायग्राम समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं आपके लिए 2D का एक डायग्राम बना रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि ये आपका कोई समतल है जो एक्सिस तीनों समतलों तीनों अक्षों को कट कर रहा है। यहाँ कोई बिंदु है A00, इसी तरह से यहाँ कोई बिंदु है 0B0, यहाँ कोई बिंदु होगा 0 0C, और इस पर आपने परपेंडिकुलर लिया है नॉर्मल। ये इसकी जो लेंथ है ये है P। ये हमारा परपेंडिकुलर या लंब रेखा आई है, ये लंबवत आया है हमारा मूल बिंदु 0 0 0 से। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी ना, नॉर वो सिंपल वाली, वो थी जनरल AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² से, सभी में, B में भी, C में भी और D में भी। तो आपको मालूम है कि हम A अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², इसे हम लिख सकते हैं L। तो इसे हम लिख सकते हैं LX। इसी तरह से B अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² को लिख सकते हैं M, ये MY। और C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² को हम लिख सकते हैं हमारे लिए N, तो ये NZ। और ये D है, इसके भी अपॉन में आएगा D, A² प्लस B² प्लस C², इसे हम लिख सकते हैं P। तो इसे हम लिख रहे हैं दैट इज P इन मॉडुलस। इसे ही हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें P जो है वो लेंथ ऑफ द नॉर्मल है, जो है P इक्वल टू D अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², लेंथ ऑफ नॉर्मल। ये हमारी नॉर्मल की लेंथ है। जैसे हम मूल बिंदु से खींचेंगे या मूल बिंदु से नापेंगे, तो मूल बिंदु से अभिलंब की लंबाई, तो मूल बिंदु से ये रही हमारी अभिलंब की लंबाई, दैट इज P। तो इस प्रकार से हमने समतल के कुल मिला के अभी तक जो समीकरण देखे हैं, जरा फटाफट उनको मैं समराइज कर दूं। AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन। नंबर 2, AX माइनस X1 प्लस BY माइनस Y1 प्लस CZ माइनस Z1 इक्वल टू 0। और इसी को अगर हम मूल बिंदु से गुजार दें, ये हमारा समीकरण अगर मूल बिंदु से गुजर जाए, यहाँ पर X1 Y1 और Z1 अगर ये 0 0 0 हो जाए, तो हमारा जो समीकरण होगा वो होगा AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू 0। तीन बिंदु रूप में आपको पहले लिख चुका हूं, मैं इसे दोबारा नहीं लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट एक बार और लिखता हूं, X अपॉन A, Y अपॉन B, Z अपॉन C इक्वल टू 1, अंतःखंड रूप। और अगला जो था आखिरी वाला, वो था LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। ये सारे समीकरण समतल के समीकरण हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये सभी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा लाइन की इक्वेशन हमने लिखी थी, 3D लाइन की इक्वेशन। 3D लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B एंड z माइनस z1 अपॉन C। ये हमारी 3D में लाइन की इक्वेशन थी, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब इन सब के मिलाकर हम क्वेश्चन सारे के सारे कर सकते हैं। बीच बीच में जो आते जाएंगे मैं आपको प्लेन की और सबकी कंडीशन लिखाता जाऊंगा। अब देखिए, प्लेन में और कंडीशन अगर हम देखें, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि दो प्लेन के बीच में एंगल होता है cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लाइन के बीच में भी एंगल बताया था। तो प्लेन के बीच में और लाइन के बीच में यही एंगल रहता है, A1² B1² और C1²। चाहे आप दो प्लेन की बात करें या आप दो लाइन की बात करें, इनके बीच का एंगल है A2² B2² और C2²। ये हमारे दो प्लेन, जब हमारे पास दो प्लेन हो या हमारे पास दो लाइनें हो, ये उनके बीच का एंगल है। अब हम बात कर रहे हैं, अगर किसी लाइन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, आपकी रेखा, 3D वाली रेखा और आपके समतल, इसके बीच में अगर हमें कोण देखना है तो वो क्या होगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, जैसे हमारे पास ये कोई एक रेखा है, इस रेखा के डायरेक्शन दिए गए हैं, इसका मतलब दिग अनुपात दिए जाएंगे आपको रेखा के। तो अगर ये कोई इस तरह से रेखा जा रही है, जिसके दिग अनुपात आपको दिए गए हैं, ये कोई रेखा, इसका समीकरण है x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B एंड z माइनस z1 अपॉन C इक्वल टू लैम्डा।
और ये हमारे पास कोई समतल है। आप पहले मैं इसे समतल बना लेता हूं। इसे हम समतल बना लेते हैं और रेखा में उसके लिए यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए ये हमारा समतल है। ये हमारा समतल ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और ये हमारी है कोई रेखा। इस प्रकार से हमारी ये कोई रेखा है और इनके बीच में जो कोण है वो है थीटा। तो जब इनके बीच में कोण हमने थीटा ले लिया है तो यहां से देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहली बात तो ये कोई रेखा जो है ये है x माइनस एक्स वन अपॉन ए डैश, y माइनस वाई वन अपॉन बी डैश एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी डैश इक्वल टू लेमडा। अब देखें इस लाइन को अगर मैं यहां से इस तरह से मिला दूं तो हमें पता है कि प्लेन में प्लेन से ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेन का नॉर्मल होता है। ये मैं आपको क्लास में बता के रखा हूं। तो देखो ये वाला जो एंगल है 90 है, ये थीटा है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो दो लाइन के बीच का एंगल होता है कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे दो लाइन के बीच का एंगल कॉस थीटा। या इस समय हमारा जो एंगल है वो दरअसल है 90 माइनस थीटा, क्योंकि दो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आप देखें ये बन रहा है। ये पहली लाइन जो कि हमारी लाइन है, ये दूसरी लाइन जो कि हमारा नॉर्मल है। तो दो लाइन के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ए डैश स्क्वायर बी डैश स्क्वायर एंड सी डैश स्क्वायर। ये दो लाइन के बीच का एंगल है cos 90 माइनस थीटा। इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश सी डैश अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड अंडर रूट ए डैश स्क्वायर बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर। ये एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल है, अर्थात एक समतल के बीच का कोण है। और ये वाला जो कोण आपके पास लिखा हुआ है कॉस थीटा में, ये दो लाइन या दो प्लेन के बीच का कोण है। अब देखिए इस बात से हमको कितना फर्क पड़ सकता है इस क्वेश्चन में। जैसे मेरे पास सपोज करो ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन या पैरेलल प्लेन की कंडीशन ये होती है आपके लिए ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। और वहीं दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो या दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर हो तब भी कंडीशन होगी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू 0। तो दो लाइन हो या दो प्लेन हो, क्योंकि प्लेन में प्लेन के नॉर्मल की बात होती है, ये मैं आपको क्लास में बता के आया था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ एक लाइन लेंगे, जैसे ये मैंने एक प्लेन लिया, ये एक प्लेन है और ये हमारी एक लाइन है। अब देखो हमारी लाइन और हमारा प्लेन ये आपको पैरेलल दिख रहे हैं, लेकिन ये हमारे प्लेन का नॉर्मल है जो प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे प्लेन का है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब अभिलंब, ये नॉर्मल मतलब अभिलंब। अब आप देख पा रहे हैं कि आपका जो प्लेन का नॉर्मल है जो कि एक लाइन है और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है किस पर, हमारे प्लेन पर। तो हमारा प्लेन जो कि एक लाइन, हमारे प्लेन का नॉर्मल जो कि एक लाइन है और हमारी लाइन जो तो लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू 0। ये किसी लाइन के और किसी प्लेन के पैरेलल होने की अर्थात समांतर होने की शर्त है। इसे ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये हमारी कोई फिर से एक लाइन है, ये हमारा कोई एक प्लेन और ये इस पर परपेंडिकुलर आती कोई लाइन। ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, ये कोई लाइन है और ये हमारे प्लेन का नॉर्मल, ये हमारे प्लेन का नॉर्मल। तो हमारे प्लेन का नॉर्मल और हमारी लाइन ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल की कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो इसका मतलब है ये जो कंडीशन है ये हमारे प्लेन और हमारी लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है, परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है। अर्थात हमारी एक लाइन और एक समतल लंबवत हैं।
तब कंडीशन होगी A1 A2 प्लस B1 B A1 A2 अपॉन इक्वल टू B1/B2। और ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी एक लाइन के और एक प्लेन के समांतर होने की कंडीशन है। इन्हों प्लीज ध्यान से इसे याद रखिएगा, अब ये हमारे बहुत काम आएंगी। जैसे अब धीरे धीरे अपन आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपके लिए समांतर की, है ना भाई। तो चलिए समांतर प्लेन पे हम लोग बात कर लें। अब जैसे ये कोई प्लेन है, ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसके समांतर अगर कोई प्लेन मेरे को खींचना है, जैसे ये कोई प्लेन जो इसके समांतर है, तो हमें मिलेगी इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन मतलब समांतर समतल का जो समीकरण होगा, समांतर समतल का समीकरण वो होगा हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये हमारे समांतर समतल का समीकरण है जो हमें काम आएगा, इसे हम याद रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे 3x माइनस 4y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। इसकी जो पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होगी, पैरेलल प्लेन मतलब समांतर समतल, वो कितना होगा 3x माइनस 4y प्लस 6z प्लस लेमडा इक्वल टू 0। और ये प्लेन किसी ना किसी पॉइंट से पास हो रहा होगा, तो लेमडा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी, निकाल के हम सॉल्व करेंगे। अभी पीवाईक्यू से हम कोई क्वेश्चन निकाल के इसको देखते हैं। तो ये पैरेलल प्लेन की कंडीशन समझ में आ गई भी। चलिए अगली कंडीशन हम समझते हैं कि ये हमारा कोई प्लेन है, ये हमारा कोई प्लेन है, ये हमारा कोई दूसरा प्लेन है। तो हमारे ये दोनों प्लेन यहाँ कहीं बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और इन प्लेन से होते हुए हमारे ये तीसरा प्लेन निकल रहा है। ये जो तीसरा प्लेन है ये इन तीनों के प्रतिच्छेदी रेखा से होके निकलेगा। ध्यान रखना, जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, आप अपनी बुक को देख सकते हैं, आपकी बुक में दो पेज जहां भी मिल रहे होंगे, जैसे आपकी बुक है तो इसमें दो पेज जहां भी मिल रहे होंगे वहां पर एक बीच में इस तरह से लाइन बनती है। तो जब भी दो प्लेन मिलते हैं तो हमेशा एक लाइन बनाते हैं। तो इसी लाइन की हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। जब दो प्लेन मिलेंगे तो वो प्लेन एक लाइन से पास होगा, इस प्लेन की हम इक्वेशन बता रहे हैं। तो हमारा पहला वाला प्लेन इसका नाम है P1, दूसरा वाले प्लेन का नाम है P2। तो जो तीसरा प्लेन हम निकाल रहे हैं इसकी इक्वेशन होगी P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। ये बिल्कुल लाइन में भी हमने ऐसे किया था। इसकी इक्वेशन है प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ टू प्लेन, दो प्लेन के प्रतिच्छेदी रेखा से जाने वाली एक तीसरे प्लेन का समीकरण। जैसे 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन, से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन कितनी होगी भाई? वो इनके प्लेन की जाने वाली इक्वेशन होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 2 प्लस लेमडा x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। और फिर हम इसे सॉल्व करने के लिए, जैसे मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका जो प्लेन है वो 0 1 1 से पास हो रहा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम इसे पास करा देंगे और लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैं इसे पास करा रहा हूँ 0 0, ये 1 तो ये हुआ 3y, इसी प्रकार 1 तो ये हुआ आपका 4z। फिर हमारे पास 1 वैल्यू रख दिया मैंने इसमें, मैं वैल्यू रख देता हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें रख दी जाए तो हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू मैं आपको रख के दिखा दूं इसमें। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू हैं उन्हें आप रखें। तो पहली वैल्यू हुई हमारे पास यहाँ से 0, फिर -3, फिर +4, फिर +2, अगली फिर लेमडा, और अंदर भी वैल्यू रख दी मैंने 0, फिर -3, फिर +2, फिर +4 इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू निकाल के वापस पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन अभी हमें मिलेंगे पीवाईक्यू में, तो इसे हम सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए अगली इक्वेशन पे बात करते हैं हम।